नमस्कार। श्री यूपी आर्ट्स, श्रीमती एम जी पंचाल साइंस और श्री वी एल शाह कॉमर्स कॉलेज पिलवाई। आज हम BSM 5 में हिंदी प्रश्न पत्र CC 506 हिंदी साहित्य का आधुनिक काल और उसमें कथाकार प्रेमचंद। प्रेमचंद के विषय में आप लोग या प्रेमचंद के बारे में आप लोग सेम 1 में पढ़कर आए। फिर कहानी हो या उपन्यास हो, विकास क्रम में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ एक कथाकार के रूप में आज हम फिर से उन्हें देखेंगे। तो उसकी शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य के लोकप्रिय और युग प्रवर्तक कथाकार प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस से 7 किमी दूर लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनके पिता का नाम मुंशी अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद जी ने प्रारंभ में उर्दू शिक्षा प्राप्त की। (1899) में मैट्रिक हुए और 1919 में BA घर पर पढ़कर ही हुए। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से गोरखपुर, कानपुर, बनारस आदि स्थानों में शिक्षक की नौकरी की। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर सन 1920 में शिक्षा विभाग में डिप्यूटी इंस्पेक्टर की नौकरी की। और त्यागपत्र भी दे दिया।
किंतु आर्थिक दशा ने उनको बम्बई में फिल्म क्षेत्र में स्टोरी राइटर के रूप में काम करने को बाध्य किया। अब देखिएगा कि यहाँ दो तीन बातें सामने आई। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, फिर एक ऐसे क्षेत्र में गए, फिल्म क्षेत्र, जहाँ आर्थिक स्थिति को, आर्थिक दशा को सुधार सकते थे, परिवर्तित कर सकते थे, परिवर्तन ला सकते थे। परंतु यहाँ आदर्शवादी प्रेमचंद का मन लगा नहीं और इलाहाबाद लौट आए। उपन्यासों में महत्वपूर्ण परंपरा जिसे आगे चलकर प्रेमचंद की उपन्यास रचना के लिए पृष्ठभूमि प्रस्तुत की। सामाजिक उपन्यासों की ही हैं। सामाजिक उपन्यासों का लक्ष्य समाज सुधार था। प्रेमचंद भी इसी उद्देश्य से प्रेरित थे। उनके प्रेम और रूठी रानी दोनों उपन्यास 1907 में प्रकाशित हुए। 1918 में सेवा सदन, आलोच्य युग में प्रकाशित हुआ। इन तीनों में समाज सुधार की प्रवृत्ति प्रधान उपन्यास है। प्रेमचंद का महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि प्रेमचंद का महत्व इस दृष्टि से है कि उन्होंने प्रेमचुटल, राग रंग और रहस्य के चटकीले चित्रों के स्थान पर सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावनाओं पर बल दिया। घटना के स्थान पर चरित्रों को उभारने की चेष्टा की। जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा और क्रमशः कथा प्रसंगों को मध्यम वर्ग के तत्कालीन जीवन प्रवाह के साथ जोड़ दिया। वे अंग्रेजी उपन्यासकारों की रचना दृष्टि से काफ़ी परिचित थे। ठीक समय पर
हिंदी उपन्यासों को एक नया मोड़ दिया। उनके प्रमुख उपन्यास हैं प्रतिज्ञा, वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र जो अपूर्ण रहा। जीवन के कठोर संघर्ष सहते हुए सन 1936 में सिर्फ 56 वर्ष की आयु में जलोदर रोग से उनका अवसान हुआ। भारतेंदु युग में कहानी लिखी गई, नहीं लिखी गई। सन 1900 में सरस्वती पत्रिका प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म हुआ और प्रेमचंद की कुछ कहानियाँ जमुना में प्रकाशित हो चुकी थी। उर्दू में अधिक यश और धन प्राप्ति की संभावना न देखकर वे हिंदी की ओर उन्मुख हुए और सरस्वती में स्वात 1916, पंच परमेश्वर 1916, सज्जता का दंड 1916 और ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917 में प्रकाशित हुआ। शक्ति को केंद्र में रखकर लिखी जाने वाली कहानियों का उद्भव स्रोत प्रेमचंद से स्वीकार किया जाना चाहिए। 1928 में प्रेमचंद कृत करबला गौण ऐतिहासिक नाट्य कृति का प्रकाशन हुआ। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को मजबूत नींव ही नहीं दी, साथ साथ उसे कलात्मक ऊंचाई भी प्रदान की। प्रेमचंद अपने युग के ऐसे कृतिकार हैं जिन्होंने एकाधिक गद्य विधाओं को समृद्ध करने में उल्लेखनीय योग दिया। कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद का आगमन क्रांतिकारी परिवर्तन का सूचक सिद्ध हुआ। सेवा सदन के प्रकाशन से कथानक के परित्याग की जो प्रवृत्ति
1918 में आरंभ हुई और वह इस काल के अनेक लेखकों के लिए दिशा निर्देश सिद्ध हुआ। वास्तव में प्रेमचंद के उपन्यासों में तत्कालीन भारतीय जीवन को जकड़ती हुई विदेशी सत्ता, सामंतवाद और महाजनी सभ्यता के जिस जटिल और बुनियादी स्वरूप को उभारा है, उसे भावुकता से इस प्रकार की राष्ट्रीय कविताएं मुखर नहीं कर सकी। इसमें वस्तु स्थिति की सही व्याख्या के स्थान पर भावुक प्रतिक्रिया है। 1938 के आसपास के राष्ट्रीय जीवन की यातना और आक्रोश के स्वर में एक नया उभार गोचर होता है। छायावाद में गांधी के प्रभाव से या गांधी के प्रभाव में आत्मपीड़ित तथा अहिंसाजन्य प्रतिरोध दिखाई देता है। प्रगतिवाद के प्रभाव से देश के भीतर बनते हुए शोषितों तथा शोषकों के अनेक वर्गों की पहचान होती गई। लड़ाई केवल अंग्रेजी सत्ता से ही नहीं, बल्कि सामंती, महाजनी सभ्यता और उनके प्रतिनिधि देशी शोषकों से भी है, जो अपने ही देश की जनता के लिए अपने ढंग से भयंकर शोषक के अस्त्र शस्त्र बन रहे थे। युद्ध के दबाव में जनता और भी आक्रांत हो रही थी। जगती हुई उग्र जनचेतना, रूस में स्थापित समाजवाद तथा पश्चिम के अन्य देशों में प्रचारित देशव्यापी प्रभाव के कारण भारत में 1935 में साम्यवादी आंदोलन उगने लगे थे। एम फास्टर के सभापतित्व में सन 1935 में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। सन 1936 में भारत में भी इस संस्था का या इस संस्था की शाखा खोली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में
लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रेमचंद के उपन्यासों की विशेषता या विशेषताएं हैं कि पत्र रूपाकार हो जाते हैं, तत्कालिकता को तीखेपन के साथ अद्भुत रूप से चित्रित करते हैं। इस प्रकार 20वीं सदी का पहला चरण पार करते ही हिंदी के कथा साहित्य, उपन्यास और कहानी ने अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया और अन्य भाषाओं के प्रभाव से मुक्त प्रेमचंद ने स्वस्थ सामाजिक मूल्यों के आधार पर जिस साहित्य कला का विकास किया वह हिंदी की अपनी विभूति है। पत्रावली नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1912 से 1920 ईस्वी के बीच लिखे गए लगभग 1953 पत्रों का संग्रह है तथा पिता के पुत्री के नाम जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंग्रेजी में लिखित पत्र संग्रह का प्रेमचंद द्वारा किया गया हिंदी अनुवाद है। इन पत्रों में नेहरू ने रोचक एवं मर्मस्पर्शी शैली में अपनी पुत्री को नानाविध विषयों पर महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की है। लेखक की हैसियत से प्रेमचंद का वसीयतनामा वे रचनाएं हैं जिन्हें उन्होंने मृत्यु के कुछ पूर्व ही लिखा था। उनमें विशेष महत्व की है उनका निबंध महाजनी सभ्यता और अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र। उनके साहित्यिक उत्तराधिकारी इन अंतिम दो शब्दों से अपने लड़खड़ाते पगों को अग्रिम दिशा देने में प्रेरित करने के लिए बड़ी शक्ति पा सकते हैं। प्रेमचंद ने लगभग अपने अंतिम श्वास के साथ ये शब्द लिखे थे। अपने निबंध महाजनी सभ्यता में प्रेमचंद आधुनिक समाज की सभी दुर्व्यवस्था का कारण लाभ की मनोवृत्ति को मानते हैं। वे लिखते हैं, इस महाजनी सभ्यता में सारे कामों की गरज सहज पैसा होता है। किसी देश पर राज्य किया जाता है तो इसलिए कि
महाजनों, पूंजीपतियों को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हो। इस दृष्टि से मानो आज दुनिया में महाजनों का ही राज्य है। मनुष्य समाज दो भागों में बट गया है। बड़ा हिस्सा तो मरने और खोखले खपने वालों का है। बड़ा हिस्सा तो मरने और खपने वालों का है और बहुत ही छोटा हिस्सा उन लोगों का जो अपनी शक्ति और प्रभाव से बड़े समुदायों को अपने वश में किए हुए हैं। इन्हें इस बड़े भाग के साथ ही किसी तरह की हमदर्दी नहीं, जरा भी शरियात नहीं। उनका अस्तित्व केवल इसलिए है कि अपने मालिकों के लिए पसीना बहाएं, खून गिराएं और एक दिन चुपचाप इस दुनिया से विदा हो जाएं। अब देखिएगा कि प्रेमचंद जी का एक कथन है। प्रेमचंद जी स्वयं बताते हैं और वाकई में आज के संदर्भ में आप इसे लें तो भी वाजिब हैं, क्योंकि ज़्यादा परिवर्तन आज भी नहीं हुआ। जैसा प्रेमचंद युग में था वैसा आज है, ऐसा उनके कथन से हमें लगता है। प्रेमचंद ने मनुष्य समाज के लिए दूर देश की एक नई सभ्यता के निर्माण में नई आशा की किरण देखी। अब एक नई सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है, जिसने इस नाटकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दी है, जिसका मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने शरीर या दिमाग से मेहनत करके कुछ पैदा कर सकता है, राज्य और समाज का परम सम्मानित सदस्य हो सकता है, और जो केवल दूसरों की मेहनत या बाप दादाओं के जोड़े हुए धन पर रईस बना फिरता है, वह पतितम प्राणी है। उसे राज्य प्रबंध से या राज्य प्रबंध में राय देने का हक ही नहीं, और वह नागरिकता के अधिकारों का भी पात्र नहीं। महाजन इस नई लहर से अति उद्विग्न होकर बौखलाया हुआ फिर रहा है और सारी दुनिया की महाजनों की शामिल आवाज़ इस नई सभ्यता को कोस रही है, उसे शाप दे रही है। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में गरीबी का वर्ण किया था। उन्होंने धन संपत्ति और भोग विलास की लालसा न थी। वे सजग सैनिक थे और सभी पद दलित उनके अस्त्र से मदद की अपेक्षा रख सकते थे। वे डॉन विगजॉम के प्रतिरूप थे और ऐश्वर्य और विलास के गढ़ों पर
उन्हें विराट हवा चक्की मानकर अथक आक्रमण कर रहे थे। प्रेमचंद का आदर्शवाद उनके साहित्य की अंतर प्रेरणा और बल था। अपने अंतिम कृति में जो शुरू हुई किंतु आगे न बढ़ सकी, प्रेमचंद एक बार फिर अपनी आस्था और अपने विश्वास को दोहराते हैं। अपने अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र के नायक स्वयं प्रेमचंद हैं। कहते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनकी आत्मा विशाल थी। यह असंभव था कि कोई उनसे मदद मांगे और निराश हो। साहित्य सेवा के सिवा उन्हें और किसी काम से रुचि न हुई। यहाँ धन कहाँ, हाँ यश मिला और उनके आत्मसंतोष के लिए इतना काफी था। संयम में उनका विश्वास भी न था। सम्मान के साथ अपना निर्वाह होता जाए, इससे ज़्यादा वह और कुछ न चाहते थे। साहित्य रसिकों में जो एक अकड़ होती है, चाहे उसे शेखी ही क्यों न कह लो, वह उनमें भी थी। अपने शब्दों में प्रेमचंद ऐसे ही थे। इसे हम कलाकार द्वारा चित्रित स्वचित्र कह सकते हैं। अपनी संपूर्ण सादगी और निश्चलता के बावजूद प्रेमचंद ने भारत को उससे कहीं अधिक समृद्ध और सशक्त छोड़ा, जितना कि वह उनके जन्म से पूर्व था। इसमें प्रेमचंद की देन कम न थी। सन 1880 नरमदली नेताओं का युग था, जो जनमंच से लरज तरज कर बड़े बड़े भाषण देते थे। स्वराज्य प्राप्ति के लिए और कुछ भी आवश्यक न समझा जाता था। सन 1936 में या सन 1936 भारतवर्ष के लिए भाग्य निर्माण का वर्ष था। नई आशाएं और आकांक्षाएं लेकर यह वर्ष आया था। भारतवर्ष अब विजय पथ पर लंबे लंबे डग भरता हुआ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वाधीनता के अपने लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास से भरा बढ़ रहा था। प्रेमचंद की रचनाएं इस दिशा में बढ़ने में बहुत प्रेरक शक्ति सिद्ध हुई। उनके साहित्य ने जनमानस को नए सांचे में ढाला। भारत आज
जैसा कुछ है उसे बनाने में प्रेमचंद के कृतित्व का बड़ा योग रहा है और भी अनेक शक्तियाँ भारत के भाग्य निर्माण में जागरूक रही है, किंतु हमारा जीवन आज जो भी है उसे गढ़ने में प्रेमचंद का लेखन भी एक निर्णायक शक्ति रहा है। अस्तु।